अरे दरवाजा खोलो, कुंडी क्यों करी है तुमने? और पलक झपकते ही दरवाजा खुल जाता है। ध्वनि पसीना पसीना थी। ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और कमरे की खिड़की क्यों खुली है? वो पंखा नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा खिड़की से ठंडी हवा खा लूं तो। ठीक है, सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, लाइट वगैरह बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ सोने। ध्वनि जैसे ही ये सुनती उसे बड़ी खुशी होती है। सक्षम के सोने के बाद वो चुपके से हॉल में जाकर खत पढ़ती है। जाना, मैं जानता हूँ ये खत तुमको मिलने में बड़ी देरी हो गई होगी, लेकिन कभी भी इतनी देर नहीं होती कि मैं तुम तक ना आ सकूं। आज रात 3 बजे मैं तुमको लेने आऊंगा। तुम बस जिस हाल में भी हो उसी हाल में मेरे साथ चलना। आगे दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे और हाँ, एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसकी हम तुम कभी कल्पना किया करते थे। तुम्हारा मैं तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही ध्वनि ये उम्मीद भरा खत पढ़ती है उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। जानते हो कभी भी इतनी देर नहीं होती कि तुम और मैं करीब ना आ सके। तुम बस आकर मुझे ले जाओ, फिर तो मुझे इस मरी हुई किस्मत से भी कोई शिकायत नहीं होगी पार्थ। कोई शिकायत नहीं होगी। बस चंद घड़ियां और सब दर्द फना हो जाएगा। आज मुन्नी बाई के कोठे में शमा फिर से जगमगा रही थी। बिस्तर की चादर पर फिर से अटखेलियां चालू थीं, जहां पार्थ अपनी पसंदीदा खातून के साथ फिर से रात बिता रहा था। पार्थ उसकी बाहों में था। आज तुम पहले से ताज़ा लग रहे हो। क्या बात है, कोई खुशी मिल गई क्या? खुशी और मेरा रास्ता अलग है। तुम अपनी बख्शीश लो और मुझे खुश करने पर फोकस रखो। सवाल बहुत पूछा करती हो तुम। लड़की हंसते हुए बिस्तर के सिरहाने रखी उसकी शर्ट की जेब पर हाथ मारकर उसमें से कड़कते नोट निकालती है कि तभी उसका हाथ ध्वनि के खत पर जाता है और वो भी निकाल लेती है। अरे बाबू, ये तुम डाकिया भी हो क्या जो ये खत लिए घूम रहे हो? वो भी सील पैक, न खोला गया न पढ़ा गया। ये खत मिला है या कहीं भेजने निकल रहे थे और रास्ता भूलकर मेरी गली आ गए? हाँ। नाम तो लिखा है कुछ, क्या है? धुआ धुआ। पार्थ वैश्या के हाथ में ध्वनि का खत देखकर बौखलाता हुआ उससे खत छीनता है। इसे छूना मत। वैसे भी मैं तब से सोच रहा था कि इस खत के साथ करना क्या है। अब मैं समझ गया हूँ कि क्या करना है। और पार्थ लाइटर लेकर उस बंद खत की कहानी हमेशा के लिए जला देता है। ये देख वैश्या मुस्कुरा रही थी। दिल चले। शाम है धुआं धुआं। उफ़ो। और पार्थ उसे फिर से बाहों में भरकर बिस्तर पर पटकता है। कमरे में दोनों की आहें गूंज रही थीं और वहाँ फर्श पर ध्वनि की फरियाद धू 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 करके जल रही थी। अगर पार्थ ने अब तक ध्वनि का खत पढ़ा ही नहीं तो ध्वनि को आज रात में इस नरक से आजाद करने का वादा किसने किया है? क्या ये कोई नई चाल है या कहानी में होने वाली है किसी नए किरदार की दस्तक? ध्वनि अपना हुलिया ठीक करके एक शॉल ओढ़कर वहीं घड़ी के आगे बैठ जाती है और जैसे ही उसमें 3 बजते हैं दबे पांव दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। ध्वनि बस भाग रही थी, रात के अंधेरे की फिक्र किए बिना बस भाग रही थी। उसे खुलेपन में जो सांस आ रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था। और चलते चलते वो घर के पीछे वाली सड़क पर जा रुकती है। वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक बेंच के और ध्वनि मायूस होकर बेंच पर बैठ जाती है। वो आता ही होगा, हाँ वो आता ही होगा। कुछ समय बाद ध्वनि के कांधे पर एक हाथ आता है। उसकी धड़कनें थम जाती हैं। आंख से अटका इंतजार का आंसू छलक जाता है और ध्वनि के बगल में सक्षम आकर बैठ जाता है और वो अपना सिर उसके कांधे पर टिकाकर रोने लगती है। मैं थक गई हूँ, अब मुझे ले चलो यहाँ से। ले चलो पार्थ, ले चलो। हाँ जरूर, अब तो तुम्हारा पूरी तरह से आराम करने का समय आ गया है। ध्वनि सक्षम की आवाज सुनकर चौंक कर उसे देखती है। आखिर ये सब हुआ कैसे? देखते हैं थोड़ी देर पहले की कहानी। सक्षम जैसे ही कमरे में घुसता है तो उसकी नजर जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पहले ही चली जाती है और जब वो बिस्तर पर जाने लगता है तो उसका पाँव नीचे रखे उस पत्थर से टकराता है जिसमें कागज का टुकड़ा भी चिपका सक्षम देख लेता है। तो आज मोहतरमा हमसे खेलना चाहती हैं। ठीक है बेगम, तुम हमको अमावस बनाकर खुद ईद का चांद होना चाहती हैं, तो ये चुनौती भी कबूल है। और सक्षम पूरी रात नींद में सोने का नाटक करता है और जैसे ही ध्वनि जाती है वो अपनी माँ को खबर देकर यहाँ आ गया। ध्वनि के आंसू भी घबराकर अब सूख गए थे। वो जानती थी कि उसका शिकार अब हो चुका है और वो छटपटाने की बजाय चुपचाप सक्षम के साथ उठकर घर की ओर चल पड़ती है। वो जाकर देखती है तो सुमित्रा पहले से ही हॉल में उसका इंतजार कर रही थी। तो आ गई महारानी, कैसी रही यात्रा? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे दिक्कत तुझे क्यों होगी? दिक्कत तो बेटी हमारे लिए खड़ी करके जा रही थी ना। क्यों, क्या सोचा था? सुमित्रा के घर की इज्जत को तू ऐसे सड़क पर उछाल देगी? हाँ ऐसे? नहीं माँ जी, मुझे यहाँ से जाना है। हाँ चली जाना, हम खुद भेजेंगे। बता कहाँ जाना है मेरी लाडली बहू को? अरे रे, मेरी बहू की आंखों में आंसू। लानत है सक्षम तुझ पर, लानत। तू मेरी बहू को खुश नहीं रख रहा। चल इसे प्यार कर यहीं।
और सक्षम ध्वनि की गर्दन पकड़कर उसका सिर टेबल पर जैसे ही बजाता है, एक घोर सन्नाटा ध्वनि के कानों में छा जाता है। सुमित्रा ध्वनि के हाथ से खत छीन लेती है और पढ़ने लगती है। कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि मैं तुम तक ना आ सकूं। वाह वाह, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्या प्रेम पत्र लिखा है तेरे आशिक ने? नाम क्या है उसका? नाम बोल। ए लड़की, नाम बोल। मेरा बेटा जाकर उसके भी हाथ पांव तोड़ेगा और वापस आकर तेरे भी। नाम बोल इसका। ध्वनि आधी बेहोश थी, मगर दरवाजे की ओर से ये सब नजारा सागरिका देख रही थी। उसकी आंख में दहशत थी, डर था, आंसू थे और जुबान पर एक कांप थी। वो कांपते हाथों से फोन पर बोल रही थी। राघव, तुम्हारा खत माँ को मिल गया है। तुम जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, वरना मेरे घर वाले तुमको मार डालेंगे। आज तो भाभी की वजह से बच गए। समय रहते मुझे पता चल गया था कि ये तुम ही थे जो खिड़की से खत फेंक कर गए थे, पर गलती से तुमने मेरी नहीं भैया की खिड़की में खत फेंक दिया। वो तो मैंने तुमको मना कर दिया था कि तुम वहाँ मत आना, वरना आज माँ और भैया तुमको और मुझको, हम दोनों को मार डालते। तुम मुझसे दूर ही रहो राघव। इस नरक में रहते हमारा एक होना संभव नहीं है। नहीं है संभव, और इस नरक से बाहर मैं जा नहीं सकती। तुम चले जाओ राघव, तुम चले जाओ, जाओ। और सागरिका फोन रखकर वहीं बैठकर रोती रहती है। तो पूरी कहानी कुछ यूं हुई थी कि खत था सागरिका के नाम पर। ध्वनि अपने इंतजार की उम्मीद की बलि चढ़ गई थी और गलती से गलत जगह पहुंच गई थी। ए उठ, जवाब देना, जवाब दे मुझे, उठना। और सुमित्रा बदहवास सी पड़ी ध्वनि को और चांटे लगाती है। सक्षम का भी खून भयंकर खौल रहा था। अपने मर्द के होते भी इसके नैन मटक के चल रहे हैं माँ। मेरा तो खून ऐसा खौल रहा है कि जी करता है इसको यही हलाल कर दूं। सही कहा तूने, हलाल ही करना चाहिए, पर ऐसे नहीं। तो फिर कैसे, क्या करना चाहिए इसके साथ? पानी पानी। बाजारू औरत को बाजार का रास्ता ही दिखा देते हैं। वैसे भी दिन उगने वाला है, तू इसके हाथ पांव पकड़, मैं इसकी इज्जत पकड़ती हूँ। और सुमित्रा एक झटके में ध्वनि की साड़ी खींचकर उतार देती है। उसके बाल, आंख का काजल, होठों की लाली, मांग का सिंदूर सब बिगाड़ देती है। ध्वनि दर्द से आहें भर रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सागरिका, मैं देख सकती हूँ तू छिपकर हमें देख रही है। अगर अभी की अभी अपने कमरे में नहीं गई और मैं वहाँ आ गई तो तेरे हाथ पीले करते मुझे देर नहीं लगेगी, समझी? इस लड़की के साए से तू जितना दूर रहे अच्छा है, वरना इसका प्यार का कीड़ा तुझे भी कहीं बीमार ना कर दे, समझ गई ना? सागरिका माँ की दहाड़ से घबराकर फटाफट अपने कमरे में चली जाती है और उधर घड़ी की सुइयों ने भी अब टिक टॉक करके रफ्तार पकड़ी हुई थी। अरे मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी अपनी मुलाकात होगी। शहर की बदनाम गलियों में मशहूर था चांदनी डांस बार, जहां दिन की दिहाड़ी मजदूरों से लेकर बड़े बड़े सेठ अपने जाम और कमर मटकाने के लिए पहुंच जाते थे चांदनी बार, क्योंकि वहां मिलती थी उन्हें एक से एक हसीन मनोरंजन की बालाएं, जो उनके नोटों की गड्डी पर अपनी कमर लचकाती थी। तो जिसके पास जितने नोट, उसके आगे उतने ज्यादा ठुमके। और उस बार की मालकिन थी चांदनी बार की आन बान शान चांद बेगम। हाँ, वही चांद बेगम जो सुमित्रा की खासम खास दोस्त थी। और फिर सुमित्रा ने ध्वनि को चांद बेगम के हाथों सौंपने का फैसला कर लिया था। चांद बेगम, आज तुझे सेवा करने का भी मौका दे रही हूँ और तेरी सेवा करने का भी। देख ले सुम्मी, अपने घर की बहू को मेरे डांस बार में नचाने से तेरी इज्जत बिखर जाएगी। जो कर्म ये कर रही है, इज्जत कुछ खास बचेगी नहीं चांद बेगम। और अगर मेरी इज्जत बिखरेगी तो इज्जत इसकी भी बचनी नहीं चाहिए। कर्ज तो तभी बराबर होगा, समझी? चांद बेगम पल्लू से पान निकालती है और दांत तले ऐसे चबाती है जैसे शेर के मुंह लगा गोश्त। वो आंखों से ही ध्वनि को पूरा स्कैन करती है और बार में फोन करती है। हेलो, अरे रानियों, जरा समा तैयार करो, अपने गरीब खाने में एक बेशकीमती माल आ रहा है। सक्षम ने पीठ किए हुई थी। चांद बेगम के आदमी ध्वनि को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं और जाते हुए वो हमेशा की तरह सुमित्रा के चौखट पर पान थूकती है। सारी सुम्मी, आदत से मजबूर हूँ ना। कोई ना, ये दाग तो मिट जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी इस बाजारू बहू पर ऐसा दाग लगे जो चाहकर भी कभी मिट ना पाए, समझी? बहुत हरामी है तू। हरामी तो पता नहीं, पर नफरत है मुझे प्यार जैसी वाहियात चीज से। दूर ले जाए इसे मेरी नजरों से। और इस तरह चांद बेगम ध्वनि को उस नरक से तो ले जाती है, लेकिन इससे भी बड़े नरक में। ध्वनि बेहोशी की हालत में ही कंधे पर सवार होकर चांदनी डांस बार में कब एंटर हुई थी उसे खबर भी नहीं थी। अब देखिए, क्या वक्त रहते ध्वनि की इज्जत बिखरने से बच सकेगी या वक्त रहते बच जाएगी? इस नफरत की कहानी में कैसे आएगा फिर से प्यार? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की ये कहानी, शर्मा राइटर की जुबानी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।